हेलो दोस्तों। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का जीके जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में मेरे को एकदम ख़त्म करना पड़ा लास्ट में, आपने देखा होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था। तो इसकी वजह से मुझे लास्ट का पार्ट उसका एडिट करना पड़ा। जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन बच गए थे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने नील क्रांति के तहत वर्ष 2022 तक कितने हेक्टेयर में नए तालाबों व ट्रॉट इकाइयों के निर्माण की परिकल्पना की है। ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है 1000 हेक्टेयर नए तालाबों एवं 1000 ट्रॉट इकाइयों की। पीछे भी हमने डिस्कस किया था। जैसे इसमें नील क्रांति के विषय में पूछा गया है, तो आपको पता है कि जो ब्लू रेवोल्यूशन या नील क्रांति है फिश एंड एक्वा से रिलेटेड है। मतलब नीली क्रांति आपकी फिश एंड एक्वा से रिलेटेड। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से, वाइट रेवोल्यूशन जो है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से, और जो वाइट रेवोल्यूशन है इसके तहत ऑपरेशन फ्लड जो था, जो ऑपरेशन फ्लड कभी क्वेश्चन आ जाती, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। तो आपका जो ऑपरेशन फ्लड था वो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से ही संबंधित था। इसके अलावा गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। सिल्वर रेवोल्यूशन आपकी एग्स से रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है। ये येलो रेवोल्यूशन का क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पिंक रेवोल्यूशन जो है वो फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड है। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोको से रिलेटेड है। रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो से रिलेटेड है। तो ऐसे हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में भी। और अंत में हम देख सकते हैं जो ब्लैक रेवोल्यूशन है वो पेट्रोलियम से, जबकि राउंड रेवोल्यूशन है आपकी पोटैटो से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइस्ट प्लेस इन द हिमाचल प्रदेश ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट। हिमाचल प्रदेश की किस जगह को वृष्टि छाया प्रभाव के कारण प्रदेश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो आपको पता है जिला लाहौल स्पीति का जो स्पीति वैली है वो सबसे सूखा क्षेत्र उसको उसको माना जाता है। उसमें वर्ष भर में लगभग 50 mm ही बारिश होती है, जबकि धर्मशाला कांगड़ा जो है वहाँ पे सर्वाधिक बारिश जो है दर्ज की जाती है 3400 mm के आसपास। जबकि मासिन राम जो है ईस्ट में जो खासी हिल्स हैं उसमें स्थित है ये जगह, मेघालय स्टेट में। मासिन राम जो है आपके मेघालय में खासी हिल्स में स्थित है ये जगह। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश जो है दर्ज की जाती है साल भर में। साल भर में यहाँ लगभग 11,871 मिलीमीटर बारिश होती है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ का नाम दर्ज है इसके लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आर्यों के उस राजा का नाम क्या था जिसने एक सेकेंड जिसने 40 वर्ष तक मतलब युद्ध हुआ था उन राजाओं के बीच। तो आर्य राजा थे देवोदास, जिनका किरात राजा शांभर से युद्ध हुआ था। और इसमें किरातों की जो थी हार हुई थी, आर्य की इसमें जीत हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 जो हमने अभी डिस्कस किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम वीडियो जो 8 नंबर वीडियो है, 8वां वीडियो था मेरा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 160 डिस्कस कर रहे थे। तो उसका आंसर तो सही बताया था, लेकिन उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में जब डिस्क्राइब किया था कि देवदास और शांभर का युद्ध हुआ था, तो वहाँ मैं उल्टा बोल गया था। तो इसमें जो था देवदास जो आर्य राजा था उसकी जीत हुई थी, और किरात राजा जो था वो मारा गया था उस युद्ध में। तो आप इस करेक्शन को माइंड में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 144 है, प्राइनो, झांझरारा, दम, चलिश, चलशिस और दोघरी जो हैं हिमाचल प्रदेश के जनजातियों में प्रचलित कौन सी प्रथा के नाम है? ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ये सब जो है मैरिज के टाइप हैं हिमाचल प्रदेश की जनजातियों में। जो प्राइनो है, ऑप्शन मतलब जो पहले इसमें बताया गया कि प्राइनो जो है, प्राइनो जो है खसों के विवाह का एक प्रकार है। ये खस जाति के लोग हैं, उनमें एक विवाह का एक प्रकार है। जबकि इसके अलावा झांझरारा जो है ये गद्दी जनजाति का विवाह का एक प्रकार है। अगला इसमें दिखाया गया है दम चलशिस। तो जो दम चलशिस है वो किन्नौर में जो भाग कर की जाने वाली एक शादी है, मतलब शादी का प्रकार ही है लेकिन ये भाग कर की जाने वाली एक शादी है। जबकि धोगरी, दोघरी या डोगरी, क्योंकि ये लोकल बोली के नाम है तो इनको प्रोनाउंस करने और लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये धोगरी जो है ये पंगवाल के विवाह का एक प्रकार है, मतलब जो पांगी में विवाह होता है उसका एक प्रकार है। और भी बहुत से विवाह के या डाइवोर्स के प्रकार हैं, तो उसके लिए एक अलग ही वीडियो बन जाएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। निम्न में से किस मेले की परिकल्पना शिमला हिल स्टेट के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने की थी? तो यहाँ ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है नलवाड़ी। यहाँ पे ऑप्शन ए पे टिक लगा दिया गया, लेकिन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये जो नलवाड़ी मेला था ये अंग्रेज जो थे डब्ल्यू गोल्डस्टीन, इन्होंने शुरू करवाया था। और इसके अलावा आपको पता होगा कि पहले जो ये मेला था वो सांडू के मैदान में लगता था। अब जो ये मेला है वो लुहणू मैदान में लगता है। तो सांडू का मैदान जो था वो गोविंद सागर झील में डूब गया था, जिसके बाद ये लुहणू मैदान में लगता है। और ये जो मेला था वो 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है 28 जनवरी 1846 में सर हैरी स्मिथ की ब्रिटिश सेना और रणजोध सिंह मजीठिया के सिख सेना के मध्य कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अलीवाल की लड़ाई। ये जो था ये लड़ाई जो थी ये जो पहला सिख और अंग्रेज युद्ध हुआ था जिसको हम एंग्लो सिख वॉर भी कहते हैं, उसके अंतर्गत ही लड़ी गई थी। मतलब वो युद्ध चल रहा था उसी के अंतर्गत, उसी के अंदर जो है ये अलीवाल की लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें अंग्रेजों की जो जीत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप पढ़ेंगे कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कहाँ हुआ, तो आपको जगह का नाम फिरोजपुर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है सन 1876 में चंबा में किसने भू राजस्व बंदोबस्त आरंभ किया जिससे राज्य को बहुत अधिक वित्तीय लाभ हुआ? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है कर्नल ब्लेयर रीड। जो कर्नल ब्लेयर रीड थे उन्होंने जो था भू राजस्व बंदोबस्त आरंभ किया था जिससे चंबा को काफ़ी आय हुई। एक्चुअली ऐसा था कि सन 1873 में जो 1873 में ऐसा हुआ कि श्याम सिंह जो थे चंबा के राजा बने और श्याम सिंह की जो उम्र थी उस समय सिर्फ 7 साल थी। तो इसलिए जो शासन चलाने के लिए वहाँ था कर्नल ब्लेयर रीड को 1874 से 1877 तक वहाँ पे हेल्प करने के लिए राजा की, तो वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट जो थे कर्नल रीड और उसके बाद 1877 से 78 तक 1 साल के लिए कैप्टन CHT मार्शल भी रहे सुप्रिटेंडेंट, तो वहाँ उनको नियुक्त किया गया था। तो उन्होंने जो था ये वहाँ पे स्टार्ट किया था भू राजस्व जिससे कि बंदोबस्त, जिससे कि चंबा को वित्तीय सहायता मिली थी, लाभ हुआ था। इससे पहले भी ऐसा हो चुका था जब श्री सिंह 1844 में राजा बने थे। तो जो कर्नल ब्लेयर रीड थे वो उस समय मतलब ये इस समय कर्नल बन चुके थे 1876 में,
और उस समय जो था ये मेजर ब्लेयर थे, मतलब मेजर ब्लेयर। तो उस टाइम उन्होंने श्री सिंह के समय भी काफ़ी काम किए थे। जैसे चंबा और खजियार में डाक बंगला जो था वो मेजर ब्लेयर रीड के अंतर्गत ही चला था। और चंबा में आपको पता है जैसे 1863 में डाकघर खोला गया था, 1866 में एक अस्पताल और स्कूल भी चंबा में खोला गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये उस टाइम का करंट अफेयर था। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की किस ग्राम पंचायत का चयन देश भर की 20 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार 2017 के लिए हुआ है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था खुठेड़ था जो पंचायत का नाम था, जिला कांगड़ा के नूरपुर में ये नगरोटा में ये के अंतर्गत आती है। और आपको पता इसका जो चयन हुआ था कुठेड़ पंचायत का, ये नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए हुआ था। तो इस पिछले वर्ष भी नवंबर दिसंबर माह तक जो था ऐसी पंचायतों के नाम भेजने थे। तो फिर उनके काम को लेकर राष्ट्रीय लेवल पर हिमाचल की या मतलब देश भर की पंचायतों को चुना जाना था। तो अभी मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही होगी तो हम अपडेट करेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 149। किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन सी जो है लियो पारगिल और लियो फरगुल, वो जो है राइट आंसर है। वैसे आपको पता है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो कि जिला किन्नौर में स्थित है शिला है 7025 मीटर। जो ऑप्शन सी में ये दिया गया है ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये भी किन्नौर में स्थित है। बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में यही है मतलब जो पहली सबसे ऊंची चोटी है शिला उसका नाम नहीं है। इसके अलावा किन्नर कैलाश जो है वो भी जिला किन्नौर में स्थित है, जबकि मनी रैंग है आपकी लाहौल स्पीति में, परांगड़ा जो है जिला कुल्लू में। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं 150। निम्न में से कौन सा उत्पाद सन 1999 के वस्तु अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतक सूचक हेतु पंजीकृत नहीं है? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। आपको पता है किन्नौरी शॉल को जीआई टैग, कांगड़ा टी को जीआई टैग मिल चुका है, चंबा रूमाल को, इसके अलावा कुल्लू शॉल को भी मिल चुका है। तो यहाँ पे सिरमौरी लोई जो है ऑप्शन डी राइट आंसर है, इसको जीआई टैग नहीं मिला था है। और एक नाम और कांगड़ा पेंटिंग भी जो है जीआई टैग उसको भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्न में से कौन सी महिला कुल्लू की थी जो तारिणी महिला नौसैनिक सदस्यों के दल में थी जिसने इस भूमंडल की परिक्रमा की? तो इसका ऑप्शन डी जो है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्बाल। तो आप कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इनके बारे में जान लेते हैं। प्रतिभा जम्बाल जो हैं वो 2011 में भारतीय नौसेना में कमीशन हुई थी और ये कुल्लू में जिला कुल्लू के मोहल की रहने वाली हैं। और ये जो था आपका तारिणी जो था महिला नौसैनिक सदस्यों का जो 6 महिलाओं का दल था, इसमें ये चयनित की गई थी भूमंडल की परिक्रमा जो हुई थी फॉर सरकम नेविगेटिंग द ग्लोब, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी AFP हार्डकोट जो इसका सही उत्तर है। इसके अलावा बहुत सी बुक्स हैं जो हिमाचल के बारे में या हिमाचल के आर्ट के बारे में इसके जियोग्राफी के बारे में लिखी गई हैं, जैसे कि आपको नाम पता ही होंगे। हिमालयन आर्ट है JC फ्रैंक की, और कुलुत देश की कहानी LC प्रार्थी, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट J हटसन की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री कल्चर एंड इकॉनमी मियाँ गोवर्धन सिंह की। कांगड़ा पेंटिंग लिखी है MS रंधावा ने। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह की।
इस कंट्री लाइफ है निकोलस रिचर्ड्स की। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर नरोत्तम चंद की। तो बहुत सी कहानियाँ हैं, सॉरी बुक्स हैं, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे लालचंद प्रार्थी की भी फेमस बुक है कुलुद्देश की कहानी। तो ऐसी बहुत सी बुक्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 153 इसमें पूछा गया है, लिस्ट ए और बी दी गई है, तो इसमें जो सही है वो हमें छांटना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें फर्स्ट वोटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब भारतीय लोकतंत्र का प्रथम मतदाता, तो सी राइट आंसर है, श्याम शरण नेगी। आप जानते होंगे जिला किन्नौर से ये संबंधित हैं और इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था लास्ट जो हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो राज्यपाल हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी हिम्मत सिंह जी हैं राइट आंसर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर जयवंत राम, ऑप्शन ए जो है इसका सही मैच है। और अंत में हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, मतलब चीफ सेक्रेटरी जो रहे हैं वो रहे हैं आपके KL मेहता। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो रोज़ ही बहुत लंबा होता जा रहा है। ये जो था ये पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन रह गए थे वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, डिस्कस करेंगे। जो एडीज एजिप्टी जो है प्रजाति है, इज़ द वेक्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज़, तो कौन सी बीमारी का वाहक है एडीज एजिप्टी। तो ये मच्छर है, या इसको हम येलो फीवर मच्छर भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है चिकनगुनिया इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी का वाहक एडीज एजिप्टी है, तो ये है चिकनगुनिया का। इसके बारे में हम देखो कुछ और यहाँ पे डिस्कस किया हमने ऊपर। जो एडीज एजिप्टी प्रजाति, इसको हम येलो फीवर मच्छर भी कहते हैं, एक मच्छर है जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार, मायरो, पीले बुखार और अन्य रोग एजेंटों को ये फैला सकता है। आपने देखा होगा कि और इस मच्छर की वजह से क्या क्या जो है बीमारियां हो सकती हैं। और जो मलेरिया का बुखार होता है वो एक मादा मच्छर जो है एनोफेलीज उसके काटने से होता है। मतलब जो एडीज एजिप्टी है उसकी वजह से मलेरिया नहीं होता है। और ये जो अन्य बीमारियां हैं यहाँ दिखाई गई हैं वो सब जो है इस मच्छर के काटने से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। पैरों की एथलीट्स फुट किसके द्वारा होता है, तो एथलीट्स फुट जो है फफूंद या फंगस के कारण होता है और ये पैरों की उंगलियों के बीच होने वाला एक इन्फेक्शन का नाम है। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है निर्भय क्या है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि DRDO द्वारा निर्मित की गई है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट सीबर्ड किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ग्रीनफील्ड नेवल बेस एट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के पश्चिमी तट पर ग्रीनफील्ड सैनिक अड्डा है, कारवार कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। विश्व का पहला विद्युत सैटेलाइट किसने प्रक्षेपित किया है, तो विश्व का जो पहला विद्युत सैटेलाइट है, ये 2015 का ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था उस साल। तो ये जो है स्पेस एक्स द्वारा जो है प्रक्षेपित लॉन्च किया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं कि 1 मार्च 2015 को 10:50 पर स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की सहायता से पहली विद्युत उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण हुआ है। यह प्रक्षेपण जो है केप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन के फ्लोरिडा अमेरिका में जो स्थित है, इनमें 2 विद्युत ग्रहों, मतलब इसमें जो 2 विद्युत ग्रह हैं आप नाम पढ़ सकते हैं, ये इसमें शामिल हैं। तो जो स्पेस एक्स है इसकी फाउंडेशन, मतलब इसका ये जो 2002 में एग्जिस्टेंस में आया था, और स्पेस एक्स
अमेरिका की प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। तो ये था कुछ स्पेस एक्स के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करती है? तो राष्ट्रीय आय का आंकलन जो था सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था करती थी, जिसकी स्थापना जो थी 2 मई 1951 को की गई थी। तो जब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था तब ये संस्था सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद जो है एक एन एस एस ओ का मतलब है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और CSO मैंने बताया दिया सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मिलाकर जो था एक नई संस्था बनाई गई, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी NSO। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे मैं फिर रिपीट करता हूँ, CSO और NSSO को मिलाकर एक नई संस्था बनी है जिसका नाम है NSO। तो ये जो है मई 2019 में ये बनाई गई है इन दोनों ऑफिस को जोड़ के। तो इन दोनों का अपना अपना जो काम था, अब ये काम जो था NSO करेगी इन दो ऑर्गेनाइजेशन का काम। तो आपको पता है कि मोदी सरकार में 1 अप्रैल 2015 को नीति आयोग बना दिया जो प्लानिंग कमीशन था। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि NSSO और CSO को मिला के NSO बना दिया। तो और यहाँ पे जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल लिखा है ये पुराना मतलब 2015 के में जब इसको डिस्कस किया था गया था इस क्वेश्चन को उस टाइम का है। तो आप इस पे जो लिखा है उस पर ध्यान ना दें, ये पुराना हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया? तो कंस्ट्रक्शन जो है सर्विस सेक्टर में नहीं आता है, जबकि आपका इंश्योरेंस, होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, कुरियर सेवा एटसेट्रा जो हैं ये आती हैं सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। विच ऑफ द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा? निम्नलिखित में कौन मनरेगा के लाभ के योग्य है, कौन से परिवार जो हैं? तो इसका ऑप्शन ए है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2000 में 25 दिसंबर 2000 को लागू की गई थी। 25 दिसंबर को अटल बिहारी जी का जन्मदिन भी होता था, भाई अटल बिहारी वाजपेयी, और ये राजस्थान से इसका शुभारंभ किया गया था अंत्योदय अन्न योजना का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? जो ढांचागत बेरोजगारी है वो भारी औद्योगिक झुकाव के कारण उत्पन्न होती है। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पढ़ा था कि जो मौसमी बेरोजगारी है वो किससे संबंधित है? तो मौसमी बेरोजगारी पढ़ा था हमने, कृषि से संबंधित है। तो प्रोजेक्ट जो संकल्प है वो संबंधित था HIV और एड्स से संबंधित। 2008 में ये प्रोजेक्ट संकल्प चला था। अभी आप गूगल करेंगे तो आपको संकल्प जो है प्रोजेक्ट संकल्प वो एसोसिएटेड मिलेगा स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो देखिए 2008 का संकल्प HIV से रिलेटेड था। 2020-21 में जो संकल्प चल रही योजना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत चलाई जा रही है। नाम एक ही है लेकिन अलग अलग टाइम पे चल रही है, तो अलग अलग वजहों के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए चलाई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये इसमें पूछा गया किसी देश में जीवन निर्वाहन स्तर किस से दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन डी पर कैपिटा इनकम से, प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके पास 5 वर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती है? तो फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान जो है वो होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास, यानी NDC के पास। ऑप्शन सी राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद।
और इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी और 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं भारत में, जो कि मार्च 2017 में समाप्त हो गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया है? तो ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है एन बोरलॉग। जो एन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, हरित क्रांति के पिता भी माने जाते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो विश्व हरित क्रांति के फादर माने जाते हैं, मतलब वर्ल्ड, जिसको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं वर्ल्ड लेवल पे, उसमें आता है नॉर्मन इनका बोरलॉग का नाम। और जो हरित क्रांति के जनक हम भारत में कहते हैं, तो उसका नाम, उनका नाम आता है स्वामीनाथन। ये पूरा नाम हम MS स्वामीनाथन भी जानते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया, तो हरित क्रांति ने योगदान दिया है सब चीज़ों में। उपयुक्त सभी जो हैं सही हैं। अंतर फसल असमानता, अंतर प्रादेशिक असमानता, अंतर वर्गीय असमानता। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो ये 1991 से हर वर्ष प्रकाशित की जाती है। unctad.org आप देख सकते हैं, इसमें है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42, वेयर इज इंडियाज मॉडर्नाइज करेंसी नोट प्रेस सिचुएटेड? भारत में आधुनिक करेंसी नोट मुद्रा जिसको बोलते हैं प्रेस कहाँ पे स्थापित है? ऑप्शन बी राइट आंसर मैसूर कर्नाटक में, और इसके अलावा दूसरी जो है, दो हैं, सलवोनी पश्चिम बंगाल में, जो ऑप्शन में नहीं था लेकिन हमने गूगल करके इसको सर्च किया है। तो मैसूर और सलवोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैसूर की जगह सलवोनी जो है नेक्स्ट एग्जाम में ये ऑप्शन मिले क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं 20-22 मिनट में वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब हम डिस्कस करते रहते हैं इन चीज़ों को तो ये लंबी होती रहती है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है रेपो रेट क्या है, यानी रेपो दर क्या है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, इस दर पर RBI बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियाँ क्रय करता है। यार इट इज़ द रेट एट विच RBI बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम बैंक्स। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या मैं फ्लो में कुछ गलत बोल जाता हूँ तो आप कमेंट करिए, मुझे ठीक करिए, क्योंकि जो आगे वीडियो देखेंगे उनको कम से कम गलत चीज़ पढ़ने को नहीं मिलती है। अगर मैं मेरे को पता चलता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो मैं इस चीज़ को पिन कर देता हूँ, कमेंट करके पिन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट करें मेरी तरफ से। थैंक यू।